सो इन द प्रीवियस क्लास वी डिड डीएमएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएमएल स्टेटमेंट्स हमारी होती कौन कौन सी हैं। सो वी स्टडीड व्हाट आर डीएमएल स्टेटमेंट्स एंड देयर आर 4, ठीक है। उसको याद रखने के लिए आप ये स्लैंग याद रख सकते हो। सो एस स्टैंड्स फॉर सिलेक्ट, आई स्टैंड्स फॉर insert, D stands for delete and U is for update। हमने ये सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करके भी देखा था कि किस तरीके से आपकी ये सारी डीएमएल स्टेटमेंट्स जो हैं वो काम करती हैं। देन कम्स कि जब हम डेटा को फेच करते हैं तो हमने सिलेक्ट कमांड शुरू की थी। इसको हम डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज या डेटा रिट्रीवल कमांड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से आपका जो डेटा है वो फेच होके आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको हमेशा सिलेक्ट कमांड के ऊपर बेस्ड ही पूछे जाते हैं। अब सिलेक्ट कमांड को लिखने का बेसिक तरीका क्या होता है कि हम लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद स्टार, या फिर जो कॉलम्स आपको देखने हैं उनकी लिस्ट फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। सो आई टोल्ड यू टू वर्ड्स, एक बताया था मैंने आपको सिलेक्शन, एक बताया था प्रोजेक्शन। जिसको याद है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओगे मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन इन डेटाबेसेस। तो जब हम एसक्यूएल कमांड्स में काम करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन से। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिलेक्शन एंड projection? So selection basically means that you want to select the number of rows you want to fetch, ठीक है। and projection is selecting the number of columns। अगर आप columns restrict करते हो उसे हम projection कहते हैं, लेकिन अगर आप number of rows restrict कर रहे हो with the help of a condition with where, तो उस चीज को हम selection कहते हैं, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं। अब जो कंडीशंस है वहां पर क्या क्या आएगा, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट नेम comma marks from student where class is equal to 12। तो जहां पर क्लास 12th है, ठीक है, उसके नेम और मार्क्स दिखाओ। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, सिलेक्शन भी हो गई कि सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट्स आएंगे, प्रोजेक्शन भी हो गई कि सिर्फ नेम और मार्क्स ही दिखा रहा है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें हो गई, पर कंडीशन किसके साथ लगाई हमने, वेयर के साथ। तो जब हम कंडीशंस लगाते हैं तो उसमें आप यूज करते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स आर सेम लाइक पाइथन, वी हैव ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जब आपको इक्वल टू कंपेयर करना है तो आप दो बार इक्वल टू का साइन नहीं लिखोगे, आप सिंगल इक्वल टू ही लिखोगे। नॉट इक्वल टू के लिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ या ऐसे भी लिख सकती हूँ, बोथ विल वर्क, ठीक है। सो आप नॉट इक्वल टू का जो नॉर्मल साइन है वो भी यूज कर सकते हो, और लेस देन ग्रेटर देन साइन टुगेदर एक तरफ फेस करते हुए उनको भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये 6 आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हो जाते हैं जिनका आंसर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। सो उसको यूज करके हम कंडीशन बना सकते हैं। देन आपके पास कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें आता है नॉट एंड और। नॉट का मतलब क्या है कि आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना देगा, और अगर फॉल्स है तो ये उसको ट्रू बना देगा। सो नॉट निगेट्स योर रिजल्ट, ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। और एंड यूज होता है जब हमारे पास दो कंडीशंस हो, जैसे कि मैं कहती हूँ कि 12th ए के बच्चे दिखाओ। सो 12th क्लास होनी चाहिए एंड सेक्शन ए होना चाहिए। सो क्लास 12th एंड सेक्शन ए, राइट। सो वो जो चीज है आपकी वो किसमें होती है, एंड से। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, या पहली कंडीशन ट्रू हो जाए या दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, और लगा सकते हैं। तो ये जो बेसिक्स है ये आपने पहले भी यूज किया हुआ है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सेम तरह की कंडीशन यूज होती है। सो दिस इज सेम, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है, बट इसको हम एसक्यूएल में भी यूज कर सकते हैं। अब आता है मेन काम, जो डिफरेंट कमांड्स है यहाँ पर। डिफरेंट कमांड्स कैसे हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कमांड है जिसका नाम है बिटवीन। नाउ बिटवीन का क्या मतलब है, मैं आपको कहती हूँ कि एम्प्लॉय टेबल में से वो सारे एम्प्लॉयज दिखाओ,
जो कि अर्न करते हैं बिटवीन 50,000 टू 80,000। ठीक है, मैंने क्या कहा? डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉयज हु अर्न बिटवीन 50,000 टू 80,000। राइट। मैं यहाँ बिटवीन की जगह कोई और वर्ड भी यूज कर सकती थी इंग्लिश का, बट मतलब उसका ये बनता है। ठीक है, तो आप मेन ये समझोगे कि उसका मीनिंग क्या बनता है। मीनिंग ये बनता है कि 50,000 से 80,000 के बीच में जो है उनको दिखाना है। सो अगर मुझे ये बिटवीन ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है, तो मैं कुछ कमांड इस तरह से लिखूंगी: सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 80,000। है ना? ऐसे लिखोगे ना? सो इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कमांड नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है मैंने, लेस देन इक्वल टू लिखा है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिटवीन में 50,000 वाले को भी दिखाना है और 80,000 वाले को भी दिखाना है। ठीक है, और बीच में जो है उनको भी दिखाना है कि अगर 55 हुआ तो भी दिखाएंगे, 60 हुआ तो भी दिखाएंगे। ठीक है, सो मान लो मेरे पास डेटाबेस है कंपनी, और मैंने इसके अंदर एक टेबल बनाया हुआ है एम्प्लॉय। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट मी सी टेबल का नाम क्या है। सो शो टेबल्स करके देखेंगे हम, तो सी कि इसके अंदर टेबल्स क्या है। तो टेबल का नाम है पूरा का पूरा एम्प्लॉय। वी हैव दिस डेटा, ये सैलरीज है हमारे पास, तो हमें 50,000 से 80,000 के बीच में चाहिए था। तो select star from employee where salary greater than equal to 50,000 and salary less than equal to 80,000। तो ये तीन लोग हैं जिनकी सैलरी 50,000 से 80,000 के बीच में है। अगर मैं आपको 75,000 कहती तो आपका 78 वाला नहीं आएगा, 73 और 58 वाला आएगा। रिजल्ट आ रहा, बट एसक्यूएल प्रोवाइड्स यू अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। अब देखो, मैं सेम कमांड लिखूंगी, लेकिन ऐसे मैंने एक ही बार सैलरी लिखा, फिर लिखा बिटवीन 50,000 एंड 75,000। देखो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, रिजल्ट वैसा ही आ रहा है अभी भी जैसा पहले आ रहा था, बट दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट। तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेटाबेस पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको इसमें से कौन सा मेथड ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगता है लिखना। तो जो आपको ज्यादा इजी लगता है, जो बेटर लगता है, वो मेथड आप यूज कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसको ऐसे ही लिखना है या दूसरे तरीके से ही लिखना है। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल हो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट आपको एज अ स्टूडेंट पता सारे मेथड्स होने चाहिए कि किस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 75,000। राइट, ये हो गया बिटवीन, दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेटर। सो बिटवीन का सिंटेक्स क्या हुआ कि हम क्या लिखते हैं कंडीशन में, कॉलम का नाम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। सो दिस इज कॉल्ड syntax or the way you write it. So कॉलम का नाम लिखा बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, और ये चीज याद रखनी है कि दोनों साइड्स इंक्लूडेड होती हैं, इंक्लूसिव होती हैं। इक्वल हुआ तो भी दिखाएगा, बीच में हुआ तो भी दिखाएगा। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ बिटवीन। अगला ऑपरेटर हमारे पास है इन। ठीक है, अब इन किस लिए यूज होता है? अगर आपको कहा जाए कि डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ all employees who work as manager and salesman, तो आपको सारे मैनेजर एंड सारे सेल्समैन दिखाने हैं। वन ऑप्शन इज, लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय
job is equal to manager or job is equal to salesman. So select star from employer where job is equal to मैनेजर और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। कई लोग जो इसमें एंड लगा देते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। एक एम्प्लॉय दोनों तो नहीं हो सकता ना, मैनेजर और सेल्समैन दो तो नहीं होगा, एक ही होगा ना, तो इट हैज टू बी और। तो कॉलम सेम है, जॉब के ऊपर ही कंडीशन लग रही है लेकिन बीच में और। ठीक है, सो जॉब इज इक्वल टू मैनेजर और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द कंडीशन। ये एक तरीका है। अब ऐसे ही अगर एक और इसके अंदर जॉब होती तो आपको पूरा लिखना पड़ता है, जॉब इज इक्वल टू मैनेजर और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन और जॉब इज इक्वल टू समथिंग। सो ये बार बार पूरी कंडीशन ना लिखनी पड़े, इसका ऑल्टरनेटिव है कि आप लिख सकते हो जॉब, कॉलम का नाम एक बार लिखो, फिर लिखो इन। ठीक है, इन हमारे पास पाइथन में भी होता है एज मेंबरशिप ऑपरेटर, यहाँ पे वही काम है इसका, मैनेजर कॉमा सेल्समैन दे दो। तो इसका क्या मतलब है, अगर इस कॉलम की वैल्यू इन वैल्यूज में से किसी के एक के भी इक्वल हुई तो इट विल शो, अगर किसी एक के भी इक्वल नहीं हुई तो इट विल नॉट शो। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ इन। मैं आपको करके दिखाती हूँ ये भी। सो इन क्या करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयर वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। सो ये सिर्फ डेजिग्नेशन है, अच्छा हमारे पास कॉलम का नाम डिफरेंट है। तो पेपर में भी जब क्वेश्चन आते हैं कॉलम का नाम देख के ही आपने कमांड लिखनी है, सीधे नहीं लिख देनी। ठीक है, सो डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर। सेल्समैन हमारे पास यहाँ कोई है नहीं तो हम एग्जीक्यूटिव ले लेते हैं इस टेबल के एग्जाम्पल के लिए। सो और डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव। सो वी गेटिंग बोथ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। कहीं क्या करते हैं इसमें ना, ये नहीं लिखते और ऐसे लिख देते हैं, डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर और एग्जीक्यूटिव। दिस इज रॉन्ग, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट तो कुछ भी दिखाएगा, एरर नहीं देगा, बट मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये लिखना बिल्कुल ही गलत है। आपको इसको ठीक करना है तो आप यहाँ पर इक्वल टू हटाइए, यहाँ पे कर दीजिए इन, फिर लगाओ यहाँ राउंड ब्रैकेट, बीच में जितनी भी वैल्यूज देनी है गिव कॉमा एंड देन क्लोज इट ओपन है। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डेजिग्नेशन। सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो हम सेम रिजल्ट ला रहे हैं जो हमने पहले और के साथ लाया। तो आपके पास आंसर सेम आ रहा है, अगेन इट्स अ डिफरेंट वे टू राइट द सेम क्वेरी। ठीक है, आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिख सकते। सो एज अ स्टूडेंट यू शुड नो ऑल पॉसिबल वेज टू राइट इट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ इन ऑपरेटर। ठीक है, सो इस तरीके से इन ऑपरेटर यूज होता है। अभी इसमें कोई डाउट है तो लेट मी। सो आफ्टर बिटवीन एंड इन, अब नेक्स्ट चीज है नल को कंपेयर करना। देखो यहाँ पर अभी आपने देखा कि इस टेबल में अगर मैं कोई भी कंडीशन ना लिखूं, पूरा टेबल का डेटा दिखाती हूँ आपको। सो वी हैव नल वैल्यू इन दी डेजिग्नेशन कॉलम, है ना यहाँ पर। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी डेजिग्नेशन अभी तक सेट नहीं हुई। ठीक है, आई वांट टू सी कि जिसकी डेजिग्नेशन अभी तक सेट नहीं हुई। हाउ विल यू डू दैट? सो आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर designation is equal to none, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आया। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम नल तो कैपिटल में है, आपने स्मॉल में लिखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल तो केस इनसेंसिटिव होती है, तो स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कैपिटल में भी लिख देती तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी वैसे ही आएगा। सो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो नल है वो एसक्यूएल में कंपेयर होता ही नहीं है इक्वल टू साइन से। सो यू कैन नॉट कंपेयर विद इक्वल टू साइन, आपको यूज करना पड़ता है इज नल ऑपरेटर। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where designation is null.
नाउ प्रेस एंटर एंड यू विल सी कि यहाँ पर आपको उसको दिखा रहा है, इट इज शोइंग इट हियर। ठीक है, तो जब भी आपको नल चेक करना हो तो आप इज नल चेक करोगे, और अगर चेक करना हो कि नल नहीं है तो इज नॉट नल। स्मॉल कैपिटल फर्क नहीं पड़ता, देखो मैंने बीच में स्मॉल में नॉट लिखा, स्टिल वर्किंग, तो अब ये उनको दिखा रहा है जो नल नहीं है। ऐसे ही अगर आपको किसी रेंज में जो ना हो उनको देखना है तो आप नॉट बिटवीन लिख सकते हो, है ना, जैसे सैलरी नॉट बिटवीन। और अगर आपको देखना हो कि मैनेजर और सेल्समैन को छोड़ के बाकी सबको दिखाओ, जैसे हम इसमें कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव और मैनेजर को छोड़ के बाकी सारी डेजिग्नेशंस दिखाओ, तो आप इसके आगे भी लगा सकते हो डेजिग्नेशन नॉट इन, नॉट से उल्टा हो जाता है। ठीक है, so designation not in manager executive, yeah, salary not between this, similarly is not null. So these are three special operators for checking conditions. ठीक है, ये तो हो गए तीन बेसिक। अब एक ऐसा ऑपरेटर है कंडीशंस चेक करने के लिए जिसके ऊपर 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा फॉर श्योर। ठीक है, so you will definitely get a question on that, and that is like। ठीक है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है लाइक, जिसे हम कहते हैं कि वो पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। ठीक है ना, व्हाट डू वी मीन बाय पैटर्न मैचिंग? पैटर्न मैचिंग इज, मैं कह रही हूँ यार वो एम्प्लॉय तो था कोई, उसका नाम ना पी से शुरू होता है पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अब एम्प्लॉय है मेरे, उसमें पी से नाम शुरू होता है पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो मैं कैसे पता करूं? तो मेरे पास क्वेरी है जिससे मैं वो सारे एम्प्लॉयज देख सकती हूँ जिनका नाम पी से शुरू होता है। तो मैं कैसे लिखूंगी उसको? मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक पी परसेंटेज। देखा, तो इसमें सिर्फ उसका नाम आ गया जिसका नाम पी से शुरू होता। अगर आपने यहाँ पर के लिखा होता तो उनका आ जाता जिनका नाम के से शुरू होता है। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शुरू होता ही देख सकते हैं, कंडीशंस अलग अलग बन सकती हैं। और वो बनती किसकी हेल्प से है? ये जो आपने परसेंटेज सिंबल यूज किया, जिसे हम वाइल्ड कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ पर दो सिंबल्स हमारे पास ऐसे पॉसिबल है एसक्यूएल में, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। ठीक है, सो लाइक के साथ आप दो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, which are underscore and percentage. This is called pattern matching. ठीक है, पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग में होता क्या है? पैटर्न मैचिंग इज लाइक आपके पास some part of the text is known and some part is missing, और जो मिसिंग पार्ट है उसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है इन दोनों सिंबल से। अगर मुझे पता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं तो मैं अंडरस्कोर यूज करूंगी। सो परसेंटेज इज यूज टू रिप्रेजेंट, सो दिस रिप्रेजेंट्स 0 or more unknown characters. So percentage represents 0 or more unknown characters, and underscore represents single character only। ठीक है, और ये एग्जैक्टली एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, मतलब ना एक से कम ना एक से ज्यादा। परसेंटेज का मतलब है कि हो सकता है कुछ ना भी हो सकता है एक हो सकता है 10 हो। ठीक है, लेकिन अंडरस्कोर अगर है तो उसका मतलब है कि एग्जैक्टली एक कैरेक्टर है फॉर श्योर। ठीक है, सो एक कैरेक्टर 100% हमारा है ही है, वो पक्की बात है। ठीक है, सो दैट इज योर अंडरस्कोर। सो जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे नाम में सेकेंड लेटर ए होना चाहिए, तो सेकेंड लेटर ए होने का मतलब है पहला लेटर कुछ भी हो, सेकेंड ए हो, पीछे कुछ भी हो। लास्ट लेटर एन होना चाहिए तो सीधे परसेंटेज एन कर सकते हो कि आगे कुछ भी हो लास्ट एन हो। ठीक है, अगर आपको है कि एन बीच में कहीं होना चाहिए तो परसेंटेज एन परसेंटेज, दैट मीन्स नाम के बीच में
कहीं पे भी n हो सकता है, it can be anywhere in the name, right? So things like that can be done. Like we go here now and execute this. जैसे मैंने यहाँ परसेंटेज के परसेंटेज कर दिया, खैर इसमें तो इधर ही है। अब हम यहाँ पर आर देख लेते हैं किस किस के नाम में है। सो वी हैव अरविंद, करण, रोहन, किरण, है ना? सो आर कहीं पे भी हो आपके नाम में, इट विल शो दैट। और अगर मैंने परसेंटेज आर कर दिया, मतलब जिनका नाम आर से खत्म होता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसका नाम आर से खत्म होता है। जिनके नाम में सेकेंड लेटर ए है, आपको वो देखना है, तो आप क्या लिखोगे? अंडरस्कोर ए परसेंटेज। सो इट्स कनक, पायल, करण, सेकेंड लेटर इज ए। ठीक है? सो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट ओवर हियर। सो ये लाइक के ऊपर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता ही आता है हमेशा। ठीक है? आई होप समझ आ रहा है लाइक कैसे यूज होता है। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज अभी और बता रही हूँ, उसके बाद लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है? चलो, ये तो हो गया सारा कंडीशंस कैसे लगानी है। अब अगर मुझे डेटा को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है? कोई मुश्किल काम नहीं है, ये लोगों को लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा सॉर्ट करना, बहुत ही ज्यादा आसान काम है। हमारे पास एक क्लॉज है जिसका नाम है ऑर्डर बाय, जो यहाँ पे यूज होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करी जाए तो ऑर्डर बाय यूज होगा। ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सो वी आर गेटिंग दिस। मैं चाहती हूँ जिसकी सैलरी सबसे कम है वो सबसे पहले आए, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो कुछ भी नहीं करना, आपने एंड में लिखना है ऑर्डर बाय सैलरी, दैट्स इट। सो ऑर्डरिंग का मतलब ही क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बस इतना ध्यान रखना है, ऑर्डर मतलब सॉर्टिंग, मतलब अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो ऑर्डर बाय सैलरी लिखने से सारे के सारे सैलरी वाइज शो हो जाए। ठीक है? अगर आपको इन्हीं को देखना है ऑपोजिट ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, प्रेस एंटर। सबसे ज्यादा सैलरी वाला सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। बाय डिफॉल्ट एएससी होता है, मतलब असेंडिंग होता है। तो आप नहीं भी लिखोगे असेंडिंग तो असेंडिंग ही रहेगा। बट इफ यू वांट टू गेट इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको उसके आगे डीईएससी लिखना पड़ेगा। ठीक है? इट्स दैट सिंपल, बस इतनी सी चीज है। अगर आपको इसके आगे कोई कंडीशन लगानी होती तो आप कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे आप सिर्फ डिपार्टमेंट 10 वाले देखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो एम्प्लॉय वेयर लेफ्ट आईडी इज इक्वल टू 10 स्पेस ऑर्डर बाय। ठीक है? पहले वेयर आएगा, उसके बाद ऑर्डर बाय आएगा। तो ऑर्डर बाय विल ऑलवेज बी द लास्ट कमांड। हमेशा ऑर्डर बाय आपकी आखिरी कमांड होगी इन दी एसक्यूएल क्वेरी। गॉट इट? सो ये तो हो गया आपका आज की कमांड्स जो हमने नहीं करनी थी। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ताकि आपको पता चले कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आप इसको अप्लाई करोगे। So like we have this question for 3 marks. Write the SQL statement to create a table customer with the following specifications. तो आपको ऐसे टेबल क्रिएट करने की कमांड आ सकती है। Then write the SQL query to display all records in descending order of L name from the table customer. ठीक है? अब इसको लिखेंगे कैसे? सो कस्टमर टेबल आपको क्रिएट करना है। डेटाबेस का नाम हमें नहीं पता तो ठीक है, हम यूज नहीं लिखेंगे। अगर हमें यहाँ डेटाबेस का नाम बताया होता है इसके अंदर तो आप पहले यूज डेटाबेस का नाम भी लिखते हैं, पर इट्स नॉट टोल्ड सो वी कैन जस्ट स्टार्ट लाइक दिस। हम क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल कस्टमर। वैसे तो आप चाहो तो पूरा का पूरा सेम लाइन पे लिख सकते हो, बट हमेशा इसका आंसर ऐसे लिखना चाहिए कि क्रिएट स्पेस टेबल स्पेस कस्टमर। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है? आप एक काम कर सकते हैं, तो स्पेस हम ज्यादा कर लेते हैं। सो आप यहाँ पर ऐसे प्रॉपर स्पेसिंग देके लिखोगे। कई लोग ऐसे भी करते हैं जो कीवर्ड्स हैं उनको कैपिटल में लिखते हैं।
और दूसरे वर्ड्स को नॉर्मल लिखते हैं. सो इफ इट सूट्स यू, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता कि उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे. बस साफ साफ लिखना. क्रिएट टेबल कस्टमर, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की. ये मार्क्स आपको फ्री के होता है, देखो उन्होंने सब कुछ लिख के दे रखा है. कॉलम का नाम क्या है? CID. स्पेस दो, डेटा टाइप उन्होंने दिया हुआ है. आप इंट भी लिख सकते हो या इंटीजर पूरा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. स्पेस देके आपने लिखा प्राइमरी की, बिकॉज यू वांट टू मेक इट अ प्राइमरी की. कॉमा, फिर है एफ नेम, var20. सेम वैसे ही लिखना है. उन्होंने अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया, हम भी नहीं देंगे, नहीं तो हम नॉट नल लिख सकते थे. देन हमने लिया एल नेम, var20, कॉमा, एज, इंट ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन. तो आपने अपनी तरफ से क्या लगाया? क्रिएट टेबल कस्टमर, ब्रैकेट लगाई, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा और एंड में जाके ब्रैकेट सेमीकोलन लगा दिया. दैट्स इट. 2 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे. देन है राइट द SQL query to display all records in descending order of last name. So all records है, so it should be select star from customer, order by. descending order है तो order by तो आएगा ही. order by L name, decreasing order में है तो I'll write DESC. So select star from customer, order by L name, DESC. So हमने उसको sort कर दिया as per last name in descending order. So that's your query and you get 3 marks for this. ठीक है. So I hope कि आपको क्लियर है. तो SQL is very very scoring. ठीक है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना यू विल मेक श्योर कि गलती से भी कुछ गलत नहीं हो. राइट. सो ये तो हो गया एक क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सो इट सेज to display the number of students from each city to find the average name of all students with their grades. देखो अब इसमें क्या है, ये जो भी कमांड्स है ये हम जो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर आप ये कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक तो लग रहा है ग्रुपिंग. सो यू हैव टू ग्रुप बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम. And another thing is you have to join the two tables. आपको दोनों tables को आपस में लिंक करना है, तो वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी. सो दैट यू लर्न कि ग्रुपिंग कैसे होती है और किस तरीके से आप दो टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हो. ठीक है, जैसे हम टेक्निकली जॉइन कहते हैं. ये कमांड्स हम कर सकते हैं. टू डिलीट दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल सेल्स हुज यूनिट सोल्ड इज लेस देन 80. तो ये सेल्स टेबल है, इसमें से आपको डिलीट करना है उन रिकॉर्ड्स को जिसका यूनिट सोल्ड लेस देन 80 है. सो दिस वी कैन डू. सिंपल कमांड है ये. ठीक है, ये कैसे हो सकती है? इसको आप लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम. डिलीट में स्टार नहीं आता. सो डिलीट फ्रॉम सेल्स. सिंपल कंडीशन देने हैं आपको वेयर के साथ. सो वेयर यूनिट सोल्ड is less than 80. Simple. So delete from sales where unit sold is less than 80 semicolon. So this will give you 1 mark. Display names of all products whose category is not known. तो वो प्रोडक्ट्स जिनकी कैटेगरी हमें पता नहीं है. तो टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट्स. आपको उनको लिखना है जिनकी कैटेगरी हमें पता नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स जिनकी कैटेगरी हमें पता नहीं है. दैट मीन्स वेयर category is null, right? So select star from products where category is null. Understood? So select star from products where category is null. That means we don't know their category. To display the product name along with their corresponding unit sold. तो अब प्रोडक्ट का नाम जो है वो इधर है, यूनिट सोल्ड जो है वो इधर है. दो टेबल से डेटा दिखाना है. ये अगेन जॉइन का है, पर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. देखो जॉइन ना बहुत इजी होता है. आपको बस ये देखना होता है दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है. सो वी हैव PID जो इसमें भी है इसमें भी है. जैसे प्रोडक्ट नेम अगर लैपटॉप है, अब आपको देखना है कि इसकी कितनी यूनिट सोल्ड हुई है. तो सिंपल सी चीज है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट ID देखा कितना है? 201. यहाँ पे देखा 201 कहाँ है? इधर. तो इसकी यूनिट सोल्ड कितनी है? 50. चेयर का कितना है? 202. तो उसकी कितनी है? 100. ठीक है. टेबलेट हमारा सबकी है यहाँ पे.
तो यहाँ से मैच करके दिखा देगा। तो बेसिकली आपको उसको क्या बताना है कि भाई मैच कैसे हो रहे हैं दोनों टेबल्स। तो आप क्या दिखाना चाहते हो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिलेक्ट करो प्रोडक्ट का नाम कॉमा यूनिट सोल्ड। ठीक है, आप दो टेबल से डेटा उठा रहे हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट्स कॉमा सेल्स। ठीक है, दो टेबल का नाम लिखेंगे, साथ में ये देना जरूरी है कि कैसे दो टेबल्स को आप आपस में कैसे जोड़ रहे हो। तो हमने यहाँ पे बताया कि प्रोडक्ट्स के अंदर जो पीआईडी है वो सेम होना चाहिए सेल्स टेबल के पीआईडी से। तो मेरे को टेबल का नाम डॉट लिखना पड़ा क्योंकि अदरवाइज पीआईडी पीआईडी लिखूंगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा पीआईडी। सो यू हैव टू टेल कि जो प्रोडक्ट टेबल के अंदर पीआईडी है दैट इज सेम एज सेल्स टेबल का पीआईडी। अगर मैच करेगा तो वो दिखाएगा, अगर मैच नहीं करेगा तो वो नहीं दिखाएगा। इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे कल, बट अभी जस्ट आई गेव यू अ हिंट कि ये किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज एसक्यूएल क्वेरीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी आते हैं जहां पे कोड लिखा होता है, जैसे यहाँ देख रहे हो। सो दे हैव गिवन द कोड, नाउ यू हैव टू टेल मी आउटपुट ऑफ दैट। सो कोड गिवन है, आउटपुट बताना है। तो फर्स्ट कमांड तो छोड़ देते हैं सबस्ट्रिंग, अभी हम सेकंड वाला देखते हैं। सिलेक्ट एम्प नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ ज्वाइन डेट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसमें आप आंसर कैसे लिखोगे? जो यहाँ पे सिलेक्ट के साथ लिखा होता है वो आपको कॉलम में हेडिंग में लिखना होता है ऐसे, एम्प नेम। सिलेक्ट के साथ सिर्फ एम्प नेम लिखा है तो मैं इतना ही लिखूंगी। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ ऑफ ज्वाइन डेट इज 8, ज्वाइन डेट ये है, इसमें से 8th मंथ सिर्फ इसी का ही है। ये 11 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 6 है। तो मंथ 8 सिर्फ एक ही का है, उसका मुझे सिर्फ नाम दिखाना है। नाम क्या है? रवि शर्मा। सो वी विल शो रवि शर्मा, दैट्स इट। फिर है सिलेक्ट एम्प नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000। 60,000 से ग्रेटर इसकी है, इसकी है, इसका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। फिर है 85,000, उसकी भी है, रिया जैन। 60,000 नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन है। 60,000 के इक्वल होता है, बड़ा नहीं होता। आयशा नहीं, नहीं, तो ये आपके नहीं होंगे डिस्प्ले, सिर्फ ये वाला होगा। सो ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। सो ये सेकंड का आंसर हो गया, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। सिलेक्ट काउंट डेप्थ फ्रॉम एम्प्लॉय। काउंट हमने अभी किया नहीं है, बट काउंट का नाम ही पता चल रहा है कि इट विल काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन आपने यहाँ कॉलम में क्या लिखा है? डेप्थ। सो डेप्थ कॉलम ये रहा। सो 1 2 3 4 नल को काउंट नहीं करता है। ठीक है, सो अगर कॉलम में नल है तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। सो इसका आंसर आएगा 4। फाइन, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फाइन, सो इस तरह के क्वेश्चंस एसक्यूएल पे बेस्ड हमसे पूछे जाते हैं, जिसकी आप बहुत 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 प्रैक्टिस करोगे ताकि जब पेपर आए तो पेपर तक तो ऐसे लगे कि ओ एसक्यूएल, पूछ लो क्या पूछना है ना। सो वी नीड टू प्रैक्टिस, किसी भी चीज को अच्छे से करने के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, एंड वो हम करेंगे। सो टुमारो फर्स्ट वी विल बी डूइंग ग्रुप बाय। ये ग्रुप फंक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप बाय, एंड टाइम रहा तो ज्वाइंस। ठीक है, एंड वील प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, एंड देन धीरे धीरे हम इसको थोड़ा एडवांस में, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। सो दैट इज इट अबाउट टुडेज क्लास। कोई डाउट है तो यू कैन राइट कि कुछ समझ में नहीं आया और यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, सो यू कैन जस्ट लेट मी नो।